नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इकोनॉमी है उसके टोटल 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, यानी कि भुगतान संतुलन क्या होता है। यूपीएससी ने क्या किया, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये PYQ हैं। और आप लोग क्या एक तरीके से अगर इनको जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, आपको क्या है एक तरीके से यूपीएससी को समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। इसके लिए आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्या शुरू करते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका सुव्यवस्थित अभिलेख है। तो आप लोग जानते होंगे भुगतान संतुलन क्या होता है। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी एक देश के समस्त आयात निर्यात को क्या कहते हैं हम लोग, भुगतान संतुलन कहते हैं। अगला बोला है, यानी कि हमारा पहला वाला ही सही है, परंतु हम लोग आगे भी पढ़ लेते हैं। किसी वर्ष में एक देश के निर्यात की गई वस्तुएं, तो गलत है। एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, तो तीसरा वाला भी गलत है। एक देश का दूसरे देश का पूंजीगत संचालन, तो हमारा चौथा वाला भी गलत है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, केवल ए। अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बैंक दरों में वृद्धि, यानी कि बैंक दर आप लोग जानते होंगे, एक होता है हमारा बैंक दर, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिजर्व रेपो रेट, एक होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके एक तरीके से भाग होते हैं। तो बैंक दर में वृद्धि से समानता किस बात का संकेत है। तो आप लोग जानते होंगे अगर बैंक दर में वृद्धि की जाती है, इसका मतलब क्या है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो मतलब कि एक तरीके से उधार जो है कम लेंगी। अगर उधार कम लेंगी तो क्या है, ब्याज दरें भी एक तरीके से क्या होगा, बढ़ जाएंगी। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, बैंक दरें बढ़ाने से क्या होता है, एक तरीके से जो RBI होती है सख्त मौद्रिक नीति को अपनाती है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से ब्याज दरें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ब्याज दरें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, यानी कि आपको क्या है, महंगे ऋण पर लोन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन बना है यूपीएससी ने। ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है, तो यानी उल्टा बता दिया, यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जा नहीं देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कर्जा नहीं देंगी। कर्जा तो देंगी परंतु क्या, महंगे रेट पे देंगी। केंद्रीय बैंक सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत में घाटे का वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि घाटे का वित्तीय व्यवस्था जो है किसके लिए यूज़ होता है। तो आप लोग जानते होंगे घाटे का वित्तीय व्यवस्था एक तरीके से हमारा क्या होता है, जो भुगतान संतुलन होता है उसको समायोजित करने के लिए किया जाता है। परंतु ऐसा क्यों किया जाता है, कि आर्थिक विकास बढ़ सके। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ही क्या, जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था है उसको अपनाया जाता है। तो बाकी सार्वजनिक ऋण की चुकौती करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, भुगतान से इसका समायोजित करने के लिए, परंतु इसको क्या है, समायोजित करना होता है। परंतु मेन उद्देश्य तो यही होता है कि आर्थिक विकास हो सके। विदेशी ऋण को कम करने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देख लीजिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या कल एक वीडियो लिया था, उसमें बताया था कि यूपीएससी किस प्रकार से अपने क्वेश्चन बनाती है। तो आप देखेंगे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को भी कराया था। तो अगर जिसने भी उस वीडियो को ना देखा हो तो बोलो क्या, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति ऋणियों को, मतलब कि मुद्रास्फीति जो है ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो जो ऋणी हैं उनको क्या लाभ होगा, तो बिल्कुल 100% उनका लाभ होगा। यानी कि अगर आपने किसी से ऋण लिया है उस समय अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है आपको क्या, यानी कि ऋण लेने के बाद में अगर महंगाई बढ़ जाती है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, जो पैसा होगी उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। अगर पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, सीधी सी बात है, अगर आपने मान लिया कि 1 लाख रुपये उधार लिया, उस समय मान लिया महंगाई चल रही थी 2%, और उसके बाद में आपने जब एक तरीके से उधार वापस करने गए तो आपको क्या है, जो 4 लाख 1 लाख था वो आपने जब वापस करने गए तो उस समय महंगाई मान के चलते हैं कि 10% चल रही थी। सीधी सी बात है, यानी कि 6% का आपको क्या एक तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। तो वैसे तो ये क्या एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर हम लोग क्या अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे ही हम लोग फोकस करते हैं। तो मुद्रास्फीति से क्या है, ऋणियों को लाभ होता है और जो ऋण देता है उसको नुकसान होता है। और मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, तो बॉन्ड धारक जो होते हैं, बॉन्ड धारकों को हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड की कीमत पे जो रेट फिक्स है वही रेट मिलेगा। तो यानी कि महंगाई बढ़ने से बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है, यानी कि एक वाला हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। तो यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वाणिज्यिक बैंकों को किस मामले में नियंत्रित करता है। तो आप लोग जानते होंगे RBI जो होता है एक तरीके से सभी बैंकों का एक तरीके से बैंकर भी कहा जाता है, इसे सर्वे सर्वा भी माना जाता है। सभी बैंकों का जो सर्वे सर्वा है इसका मतलब क्या है, परिसंपत्तियों की तरलता को भी एक तरीके से नियंत्रित करेगा, शाखा है उसके विस्तार को भी नियंत्रित करेगा,
बैंकों के विलय है उसको भी नियंत्रित एक तरीके से करेगा। बैंकों का समापन यानी किसी बैंक को समाप्त करना है, किसी बैंक को किसी बैंक में मिलाना है, या फिर शाखा का विस्तार करना है, या परिसंपत्तियों को तरल बनाना है। तो सारी की सारी एक तरीके से जो कहते हैं कि नियंत्रण जो है आरबीआई के पास में है, जो कि एक तरीके से कहता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है उस पर नियंत्रण करता है। तो यानी कि आल जो है 1 2 3 4 सभी सही होंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है यूपीएससी ने लगभग मान के चलिए 3 बार ऑलरेडी पूछा है। तो आप लोग क्या इसको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की संरचना पूंजीगत लेखा की रचना करता है। तो पूंजीगत लेखा आप लोग जानते होंगे एक तरीके से हमारा जो कहते हैं कि भुगतान संतुलन होता है उसमें एक होता है आयात, एक मतलब कि एक तरीके से हमारा होता है एक मतलब कि चालू खाता, दूसरा होता है पूंजीगत खाता। उसमें कुछ अशुद्धियाँ एक अलग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चालू खाते में क्या था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है हमारे जो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके बाद में सर्विस इनकम ट्रांसफर ये सब होता है। और पूंजीगत खाते में होता है जो केवल कि एक तरीके से जो पूंजीगत वे मतलब कि होते हैं लेन देन, उसको हम पूंजीगत खाते में रखते हैं। तो यानी कि इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में हमारा, तो मैंने थोड़ा सा अलग डिटेल में चला गया मैं। तो क्या पूछा गया पूंजीगत खाता के लेखा की संरचना में किसको रखा जाता है। तो विदेशी ऋण बिल्कुल रखा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बिल्कुल रखा जाता है, निजी प्रेषण, तो मैंने अभी क्या बताया आपको निजी प्रेषण किसमें होता है, मैंने अभी बताया था आपको जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें क्या बताया मैंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, उसके बाद में सर्विस इनकम ट्रांसफ़र, ये सब क्या होता है हमारा जो एक तरीके से चालू खाते का घाटा जो मतलब कि चालू खाता होता है उसका होता है सवाल। यानी कि निजी प्रेषण यानी कि पर्सनल ट्रांसफ़र जो होता है वो क्या होगा हमारा चालू खाते घाटे मतलब कि चालू खाता का हिस्सा होगा, यानी कि पूंजीगत लेखा का हिस्सा नहीं होगा। तो हमारा तीसरा वाला नहीं हो सकता है, तीसरा वाला नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारा केवल बी वाला सही होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि आईपी जो होता है पीआई एक तरीके से कहते हैं, एक होता है हमारा एफडीआई, एक होता है हमारा एफपीआई। तो एफपीआई भी हमारा क्या होता है पूंजीगत खाते का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना है और बैंक को क्या बोला है इन परिसंपत्तियों की तरलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जो परिसंपत्तियाँ दी गई हैं आपको बताना है कि तरलता के अनुसार सबसे पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, घटते हुए क्रम में बोला है ना, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा फिर उससे पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, तो यानी ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो दो पहले आ ही नहीं सकता, यानी कि दो हो ही नहीं सकता पहले। बैंकों के पास बचत जमा, ये भी हमारा पहले नहीं हो सकता क्योंकि करेंसी अगर आ गया है तो इसका मतलब करेंसी से ही स्टार्ट होगा, यानी कि एक वाला भी हमारा गलत हो जाता है। और उसके बाद में आता हमारा क्या यानी कि 4 के बाद में 1 या 3 में से कोई एक होगा, यानी कि बैंकों के पास बचत जमा तो हो ही नहीं सकता। क्या बोला मैंने बचत जमा, और दूसरा क्या हमारा बैंकों के पास मांग जमा, यानी कि बचत जमा नहीं होगा, कौन सा होगा मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट जो होता है एक तरीके से करेंसी के हिस्से में ही माना जाता है। तो हमारा यानी कि 4 के बाद में एक आना चाहिए, तो 4 के बाद में एक केवल डी वाले में यानी कि करेंसी, उसके बाद में आएगा बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट होता है, उसके बाद में क्या आएगा बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट होता है, फिर बचत जमा होता है, फिर टाइम डिपॉजिट आता है। अगला आता है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के ऋणदान से क्या तात्पर्य, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के ऋणदान होते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है। तो क्या मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो भी मतलब कि एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जिसे कहते हैं जो भी मतलब कि जो उसे प्राइमरी सेक्टर किसे किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो कृषि हमारा आप जानते होंगे प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। जो दुर्बल एक वर्ग होते हैं यानी कि जो भी हमारे मतलब कि कमज़ोर वर्ग होते हैं उसको भी हम क्या प्राइमरी सेक्टर में मानेंगे अगर कोई बैंक इसको ऋण देती है तब। उसके बाद में हमारा एमएसएमई यानी कि जो एमएसएमई होते हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, यानी कि उपरोक्त में से सारे के सारे जो विकल्प हमारे सही हैं। इसको भी लगभग 2 बार यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है प्रछन्न बेरोजगारी। आप देखेंगे बेरोजगारी बहुत सारी होती है, एक प्रछन्न बेरोजगारी हो गया, एक तरीके से होता है घर्षण जनित बेरोजगारी होता है, एक होता है हमारा मतलब कि कई प्रकार की कहते हैं कि बेरोजगारियाँ होती हैं। तो उसके बारे में आप लोग क्या सारी बेरोजगारियाँ हैं उसका नाम और उसका मतलब एक तरीके से उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए, तो हो सकता है फिर से क्वेश्चन क्या है कोई अलग तरीके से बन जाए। तो प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि जितने लोग लगे हुए हैं उससे अधिक मतलब कि एक तरीके से जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो उसे हम प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, तो ये भी गलत है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि जितने लोग लगे थे उससे ज़्यादा मतलब कि जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज़्यादा लगे थे, मतलब कि फालतू के लोग लगे थे, उनकी उत्पादकता एक तरीके से शून्य थी, यानी कि अगर वो ना भी लगते तब भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। श्रमिकों की उत्पादकता नीचे थी, इससे कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार परिचालन किसका निर्दिष्ट करता है, यानी खुली बाजार परिचालन जो होता है किसको निर्दिष्ट करता है। आरबीआई द्वारा
खुली बाजार का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि आरबीआई क्या करता है, जो सरकार होती है उसकी तरफ से आरबीआई होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको खुली बाजार में बिक्री करता है, खरीद बिक्री करता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका इस्तेमाल क्या होता है, बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए किया जा सकता है, या फिर अगर कभी सरकार को एक तरीके से रुपये की ज़रूरत है तो उसको फंड जुटाने के लिए भी कर सकती है, या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार परिचालन क्या है, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, तो हम समझ गए कि यानी गलत है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इसमें आम जनता भी भाग ले सकती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों से ऋण देना, तो ये भी गलत है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं, वाणिज्यिक बैंकें या फिर कोई निजी व्यक्ति भी खरीद सकता है। कुल मिला के खुले बाजार में होता है, ओपन मार्केट का मतलब ही ओपन मार्केट है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सबसे बड़ा मतलब कि कृषि है, यानी कि एग्रीकल्चर, उसके बाद में इंडस्ट्री आता है हमारा, इंडस्ट्री के बाद में हमारा क्या आता है, हाउस होल्ड आता है, ठीक है, हाउस होल्ड आता है। तो इस प्रकार से यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, परंतु यहाँ पे तो कुछ और दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अभियांत्रिकी यानी कि ये हमारा हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, कागज़ लुगदी नहीं हो गया, तो यानी कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको जो बताया है ये, तो ये अगर इस प्रकार से कभी पूछे तो आप इसको सेक्टर वाइज ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग किसमें होता है, कृषि में होता है, उसके बाद में इंडस्ट्री, फिर हाउस होल्ड में आता है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप लोग जानते होंगे बहुत बार, कई बार बल्कि मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि हम जननांकीय लाभांश में हैं तो इसका कैसे यूज़ करें या कैसे लाभ उठाएं, या फिर जो हमारी एक तरीके से कहते हैं कि मतलब कि अवसर का एक तरीके से लाभ कैसे लें, क्योंकि जननांकीय लाभांश का मतलब होता है कि जितने लोग मतलब कि हैं देश में, वो उसमें क्या है, अधिकतर लोग काम करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं जननांकीय लाभांश। तो कुशलता विकास मतलब कि एक तरीके से जननांकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाना है तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी देश की जनसंख्या क्या है मतलब कि नौजवान है, तो उसमें क्या होगा, कौशल विकास को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी कि हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि कुशलता विकास को प्रोत्साहन करना और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लाना, तो उससे नहीं हो सकता। योजनाएं कितनी भी लाएं, अगर आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सही से स्किल नहीं देंगे, सही से एजुकेशन नहीं देंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। शिशु मृत्यु दर में कमी कुछ नहीं है। उच्च शिक्षा में निजीकरण तो बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, उससे मतलब है। भारत में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारक होना मतलब कि संभव है, यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा मुद्रास्फीति होने की संभावना है। लोक ऋण की चुकौती, तो लोक अगर ऋण की चुकौती कर दी जाएगी तो हाँ थोड़ा हो सकता है, परंतु सबसे अधिक होगा कि नहीं होगा, हम लोग सारे विकल्प पढ़ने के बाद में ही अनुमान लगा पाएंगे। बजट घाटे का वित्तीयन के लिए जनता से ऋण लेना, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, स्फीति कारक नहीं होगा, बल्कि रुपये को और कम कर देगा, यानी कि मार्केट से रुपया और कम हो जाएगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋण लेना, तो ये भी रुपया कम करेगा, यानी कि हमारा दूसरा तीसरा तो 100% गलती है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा सृजित करना, तो आप लोगों को पता होगा अगर नई मुद्रा बाजार में आ जाती है तो बिना किसी मतलब की सुविधा या सर्विस के प्रोड्यूस हुए तो क्या करती है, वो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। तो अगर घाटे के वित्तीयन के लिए अगर नई मुद्रा को छाप दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक स्फीतिकारक होगा वो। अगला आता है सामान्यतः कीमत स्तर में बढ़ोतरी, यानी कि अगर सामान्यतः कीमत स्तरों में बढ़ोतरी होती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण या किन के कारण से हो सकती है, यानी कि सामान्य स्तर पर जो कीमत होती है उसमें वृद्धि किन के कारणों से होगी। सही उत्तर पे आपको क्या चिन्ह बताना है। द्रव्य की आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि द्रव्य है उसकी आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल बल्कि एक तरीके से जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यानी कि उत्पादन में गिरावट होती है तो भी यहाँ कहीं ना कहीं क्या, अगर बल्कि उत्पादन ही कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कीमतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे द्रव्य का मतलब आप किसी पदार्थ को मत समझिए, द्रव्य का मतलब यहाँ पे लिक्विड है, यानी कि एक तरीके से जो करेंसी है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप थोड़ा सा तो इसको देख लीजिए, यानी कि अगर करेंसी बढ़ेगी तो क्या है मतलब कि मार्केट में जो कहते हैं कि एक तरीके से कीमतें बढ़ेंगी। प्रभावी मांग में वृद्धि, मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या, उसकी कीमतें भी बढ़ेगी। तो 1 2 3 3 के तीनों विकल्प हमारे सही हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सम्मिलित है, तो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, यानी कि हमारी जो एफडीआई होता है उसमें क्या क्या आता है ये पूछा गया। विदेशी मुद्रा पर संपत्ति विशेष आहरण अधिकार, यानी कि एसडीआर बिल्कुल आता है। विदेशों से ऋण हमारा क्या है, एसडीआर में नहीं आता, यानी कि एफडीआई में नहीं आता, तो हमारा पहला गलत हो जाता है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व द्वारा धारित स्वर्ण बिल्कुल सही है। SDR भी हमारा सही है, यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे विश्व बैंक से ऋण, हमारा ऋण कभी भी क्या है, जो हमारा विदेशी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको नहीं माना जाता है। धारित स्वर्ण आता है परंतु बैंक का ऋण नहीं आता है। द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा, यानी कि द्रव्य जो है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, देख रहे हो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहा है। यहाँ पे द्रव्य आप कंफ्यूज ना हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि अगर आप केवल हिंदी वाले को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी है, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश देखनी पड़ सकती है। एक तो होता है हमारा इकोनॉमी, एक होता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें क्या आप अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस रहे हैं तो उसके आप क्या कर लीजिए, हिंदी को देख लीजिए, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाया करेगा। तो यानी कि सप्लाई ऑफ मनी अगर मतलब कि यथावत रहती है तो द्रव्य यानी कि डिमांड ऑफ मनी क्या होगा, वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दरों में कमी हो जाएगी, आय और रोजगार में स्तर में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है यथावत रही है परंतु डिमांड ऑफ मनी बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है, यानी कि अगर पैसा कम है मांग ज़्यादा है तो यानी कि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आप समझ जाइए, बैंक के पास क्या 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपया लेने 4 लोग आ गए तो जाहिर सी बात है जो बैंक होगी उसको ही ऋण देगी जिसको क्या है ब्याज, मतलब कि कम ब्याज पर ऋण देना पड़ता है, यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाए। यानी कि कहने का मतलब मेरा जो है कि ऋण जो है उसको ही देगी जो क्या सबसे अधिक ब्याज पे ऋण ले सके, सबसे अधिक ब्याज पे ऋण ले सके। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यानी कि आर्थिक समृद्धि जो होती है अनिवार्य रूप से होगी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए समृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो आपको क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा और आसानी रहेगी। तो यानी कि बोला है किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, क्या होगी, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तो होगी, हाँ लगभग होगी, परंतु अनिवार्य रूप से होगी कि नहीं होगी वो उस देश पर डिपेंड करता है कि वो उसका जो सीमाएँ हैं कैसी खुली हुई हैं। एक्स देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, जो तो बकवास हो गया। एक्स देश में पूंजी का निर्माण होता है 100%, हाँ यानी कि सी। अगर किसी देश में पूंजी लगातार बढ़ रही है इसका मतलब क्या उसमें समृद्धि तो होगी, क्योंकि समृद्धि की डेफिनेशन ये होती है कि वास्तविक में क्या है उस देश में पूंजी बढ़नी चाहिए, देश में या फिर किसी घर में या फिर किसी व्यक्ति की। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, तो सीधी ऋण सुविधा कौन प्रदान करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 100% करती है। नाबार्ड हमारा क्या करता है, जो एक तरीके से डायरेक्ट नहीं प्रदान करता है, जो बैंकों को करता है। उसके बाद में बैंक जो होते हैं यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो बैंकें होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं, वो आगे ऋण को बढ़ाती हैं, यानी कि दूसरा वाला हमारा गलत है, आंसर मिल चुका हमें। भूमि विकास बैंक भी काम आती है। 1-3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप जानते होंगे, पंचवर्षीय योजना अभी खत्म हो चुकी है, परंतु आपको पता होना चाहिए 12वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 8वीं है, उसका मुख्य उद्देश्य तो पता ही होना चाहिए। तो क्या था, तीव्रतर धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास इसका स्लोगन था। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण गलत है, समावेशी धारणीय विकास भी गलत है, बेरोजगारी घटाने हैं तो धारणीय और समावेशी विकास। हो सकता है आपको ये सवाल अभी थोड़ा सा इजी लग रहा हो, मैंने आंसर बता दिया है उसके बाद में। अब जब आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, मान के चलिए पूरे के पूरे एक तरीके से दिमाग के कहते हैं कि फ़र्क अच्छे जो होते हैं उड़ जाएंगे पूरा, क्योंकि सारे के सारे विकल्प इतने क्लोज और इतने सही लग रहे हैं कि आपको सही आंसर ढूंढना अगर आपको याद है तभी शायद आप इसको निकाल पाएंगे। अगला आता है जोखिम पूंजी, यानी कि जो वेंचर कैपिटल कहते हैं, क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। अगर आप थोड़ा सा भी जो कहते हैं कि स्टार्टअप वगैरह इसके वीडियो वगैरह भी आप देखते हैं या फिर पॉडकास्ट वगैरह भी देखते हैं तो आपको देखा होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नए स्टार्टअप है उसको ऋण देता है एक तरीके से स्टार्टअप करने के लिए। तो यानी कि जोखिम पूंजी का मतलब होता है उद्योग की उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी तो नहीं होता है, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, यानी कि नया उद्यम स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी उपलब्ध कराता है उसे हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जो पूंजी होती है उसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं, यानी कि जो जोखिम पूंजी कहते हैं। जोखिम पूंजी क्यों कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उसमें क्या थोड़ा सा जोखिम रहता है, इसलिए जोखिम पूंजी भी कहा जाता है। विक्रय कर जिसका अनुभव कोई आप विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है, यानी कि जो हमारा विक्रय कर होता है किस प्रकार का कर है, सीधी सी बात है विक्रय कर क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा आरोपित होता है और संग्रहित किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, और केंद्र राज्य से इस पर कुछ मतलब नहीं है। तो आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सीमांत स्थायी सुविधा दर, निवल मांग और सावधिक देयता पदबंध जो कभी कभी समाचारों में आते हैं, इनका उपयोग किसके संबंध में किया जाता है,
तो देखेंगे हम लोगों ने क्या कल इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, सॉल्व भी किया था और बताया भी था कि इस प्रकार का यूपीएससी का क्वेश्चन पूछती है। और बहुत अगर आपको थोड़ा सा भी आपने अगर पढ़ा है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बस आपको ये बताना है कि किसके बारे में देख लेंगे, बैंकों के कार्य के बारे में है। बस आपको ये भी पता हो कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है तो आगे कुछ सोचना ही नहीं। युद्ध कौशल कोई मतलब नहीं, कृषि उत्पाद कोई मतलब नहीं, संचार नेटवर्क कोई मतलब नहीं। तो यानी कि बैंक कार्य में जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, फिर टाइम जो एक तरीके से क्या लिखा है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होता है हमारा जो बैंक होती है उससे संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनके या किससे चालू खाता बनता है। तो चालू खाता किससे बनता है मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, सर्विस इनकम ट्रांसफर रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट ये सब क्या होता है हमारे। तो देख लेते हैं हम लोग व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल होगा। विदेशी परिसंपत्तियां मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है हमारे जो कैपिटल अकाउंट का होता है, 2 तो नहीं हो सकता है। अभी देख लेते हैं केवल 3 है या फिर नहीं, और चौथा तो हमारा पहले ही बता दिया था मैंने आपको, क्या पूंजी खाते का भाग है SDR। अदृश्य संतुलन तो ये भी हमारा क्या है, क्या बोला मैंने था, चालू खाते घाटे मतलब कि चालू खाता है उसका भाग बनाता है। अगला आता है शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं यानी कि बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहयोग और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कराने योग्य बनाती हैं। तो यह लाभार्थियों को क्या करती है, अपने ही गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती है। बिल्कुल सही बात है। बैंक साथी का काम ही होता है कि जो अन्य लोग हैं उन्हें बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धन राशि जमा करने और आहरण करने योग्य बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 1 2 हमारे दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में बताना है। तो यानी कि गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर आवास ऋण उपलब्ध कराना। तो जनधन आप लोग जानते हैं आवास ऋण नहीं था बल्कि एक तरीके से बैंक खाते खोलने थे, वित्तीय समावेशन की बात थी। महिलाओं के स्वयं सहायक समूह नहीं था, वंचित समूह के वित्तीय सहायता से संबंधित भी नहीं था। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दरें घटाई जाएँ। ब्याज दरें घटाए जाने का मतलब है बैंक दर को घटाना, रेपो रेट को घटाना, रिजर्व रेपो रेट को घटाना, केस रिजर्व रेशियो है उसको घटाना। तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को घटाएगी। यानी कि ब्याज दर अगर घटेंगे तो क्या उपभोग व्यय घटेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर घटाने से जो लोग होंगे वो बैंकों से अधिक ऋण लेंगे, अधिक ऋण लेंगे तो इसका मतलब क्या है अधिक खर्च भी करेंगे, तो उपभोग व्यय तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सरकार कर संग्रह बढ़ेगा कैसे, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, यानी कि अगर लोग लेंगे ऋण तो उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में निवेश होगा। तो सी हमारा बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में कुल बचत बढ़ेगी, बचत क्यों बढ़ेगी जब ब्याज दरें घट गई हैं। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गैर योजना व्यय के अधीन है। तो रक्षा हमारा क्या है गैर योजनागत आता है, ब्याज की अदायगी भी गैर योजनागत है, पेंशन एवं वेतन भी गैर योजनागत है, उपदान भी हमारा गैर योजनागत व्यय के अधीन आता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या 1 2 3 और 4 के चारों विकल्प हमारे बिल्कुल सही हैं। अगला आता है किसी देश की कर से GDP अनुपात यानी कि टैक्स टू GDP रेशियो के अनुपात में कमी क्या सूचक करती है। टैक्स टू GDP रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब क्या आर्थिक समृद्धि दर धीमी है। राष्ट्रीय आय का कम सामंजस्य वितरण है, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है ये नहीं बता सकता, परंतु टैक्स टू GDP रेशियो अगर कम है इसका मतलब कि क्या है उस देश में आर्थिक समृद्धि दर धीमी है, यानी कि कितने लोग जो है टैक्स देते हैं उसमें कुल GDP में योगदान करते हैं। अगला आता हमारा NIF। तो NIF का मतलब है नेशनल इनोवेशन फंड है, शायद केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। तो बिल्कुल सही बात है एक तरीके से केंद्रीय, 1 मिनट, हाँ तो बिल्कुल हमारा क्या है एक वाला बिल्कुल सही है, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके तहत एक स्वायत्त संस्थान है। नेशनल इनोवेशन फंड जो होता है कि अत्यधिक उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो एक चीज़ आपको याद ध्यान रखिए, अगर कोई विकल्प को कोई UPSC है उसको बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से कहते हैं कि एनालिसिस कर रहा है, बार बार कुछ बना के घुमा फिरा के बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात होता है वो विकल्प हमारा क्या गलत होता है। तो वैसे मैंने आपको थोड़ी सी पहचान बताई है पर 100% गलत ही होगा, मतलब कि अंधे तुक्का नहीं लगाना।
अपना कॉमन सेंस और थोड़ा सा नॉलेज का यूज़ करना है। तो यानी कि दूसरा वाला गलत है, एक हमारा सही है। अगला है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधि नकदी अनुपात यानी कि स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। यानी कि जो SLR होता है, SLR होता है, उसको अगर कम कर दें तब क्या होगा। तो SLR को कम कर देंगे, जाहिर सी बात है, यानी कि वही बात है जो बैंक दर को कम करने से लाभ है, वही SLR को कम करने से लाभ होगा। भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, तो ऐसा प्रबलता से बढ़ती तो अब तक ही कब का कर दिया जाता। भारतीय विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देशों में और अधिक पूंजी लाएंगे, तो ऐसा भी कुछ गारंटी नहीं है कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को जो है घटा देंगे, यानी कि अगर SLR कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक दर को, मतलब कि एक तरीके से ब्याज दर है उसको घटाने की बहुत अधिक संभावना हो जाएगी। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आएगी, तो प्रबलता से कमी नहीं आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है, 8 मूल उद्योग हैं, आप लोग जानते होंगे इंडेक्स ऑफ एट अ कोर इंडस्ट्री, जिसे कोर इंडस्ट्री कहा जाता है, में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो 8 मूल उद्योग होते हैं, उसमें किसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कोयला को बिल्कुल नहीं, उर्वरक को बिल्कुल नहीं, सबसे अधिक किसको है, वैसे तो रिफाइनरी, उसके बाद में विद्युत आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत इसमें सबसे बड़ा, मतलब कि एक तरीके से महत्व दिया गया है। अगला है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP, एक होता है हमारा MSP, एक होता है हमारा FRP। तो FRP के बारे में बोल रहा है, कौन निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती है। तो कौन करता है, आर्थिक सीमांत की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है वो अनुमोदित करती है, परंतु सिफारिश कौन करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है सिफारिश करता है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, परंतु क्या अनुमोदन कौन करेगा, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति ही अनुमोदन करेगी। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार की किसके अधीन विनियमित है। तो कृषि बाजार जो है किसके अधीन कहते हैं कि विनियमित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम गलत है। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि व्यापार समिति यानी कि विपणन समिति जो होती है APMC होती है, वो राज्य सरकार के अधीन आती है, उसके तहत ही विनियमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। तो कौन निकालता है, श्रम ब्यूरो जो होता है वो निकालता है। सारे आप ध्यान रखिए, सारे के सारे जो एक तरीके से इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो श्रम मंत्रालय से रिलेटेड जो भी बल्कि इंडेक्स निकलते हैं वो श्रम मंत्रालय ही निकालता है, श्रमिकों से रिलेटेड जो भी होते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य होता है कि क्या होता है, ये पूछा गया। तात्पर्य होता है कि यानी कि रुपए को जो है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र होने देना। तो रुपए के नोट के बदले सोना प्राप्त करना कुछ नहीं है। रुपए के मूल्य के बजाय सत्य दर निर्धारित करना, ये भी गलत है। रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित होने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति करना। तो यही हमारा क्या है, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भारत में मुद्रास्फीति को अंतर्राष्ट्रीय बाजार करना तो गलत हो जाता है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा है। तो किसके आयात की अपेक्षा है, जो इस्पात होता है उसके लिए किसके आयात की इंपॉर्टेंट है। तो कोकिंग कोल जो होता है, अगर कोकिंग कोल नहीं होगा तो जाहिर सी बात इस्पात को पिघलाएंगे कैसे, लोहा अगर पिघलेगा नहीं तो बनेगा कैसे इस्पात। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है। आप देखेंगे, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इस प्रकार से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाती है। बैंक दर होता है, मैंने बताया था। ओपन मार्केट होता है, वो भी बताया था। लोक ऋण होता है, नहीं होता है। लोक राजस्व होता है, वो नहीं होता है। कौन होता है, बैंक रेट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, CRR होता है, SLR होता है, ये सब होते हैं। तो हमारा 1-2 हो जाएगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए कि कौन सा सही है। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार रही है, क्या लगातार रह सकती है, गलत है। वो भी क्या है, वास्तविक बात कर रहा है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर तो संभव है, तो यानी कि दूसरा वाला इसका सही था। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन आप रखिए कि इसमें अगर आपने डाटा पढ़ा है, कहते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार करना है। तो मुद्रास्फीति के बारे में आप एक बात समझ गए होंगे, कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और हम लोगों ने अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें, बाकी यूपीएससी लगभग 1-2 क्वेश्चन जो है मुद्रास्फीति से पूछ लेती है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो मुद्रास्फीति के बारे में क्या पूछा है, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल गलत है। नियंत्रण की रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायक होगा, 100% होगा।
अगर मार्केट में मनी कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत क्या हो, बढ़ जाएगी। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है कि रुपए की वैल्यू गिर जाना। अगर रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो इसके लिए हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना पड़ेगा। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक करता है, गलत है हमारा। अगला है कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर एक इस्पात के हलों का उपयोग करना क्या होता है हमारा। जाहिर सी बात है कि लकड़ी का हल है, उसकी जगह हम लोहे का हल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोहे के हल की बात में क्या हम अगर ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या हमारा इससे क्या हो रहा है, पूंजी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति होना, यानी श्रम बढ़ाने वाली नहीं, क्या पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति होना। तो बी वाला हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। घटाने का तो मतलब ही नहीं, उपरोक्त में से कोई एक होगा ही होगा, मतलब कि हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है परंतु है इसमें। अगला है वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं बताना है आपको सही। तो घाटे का बजट घाटे क्या रहा है, बजट घाटा रहा है, घाटे को कम करने के लिए राजस्व व्यय में कमी कहाँ करेगी, बिल्कुल कर सकती है कमी, मतलब कि व्यय में तो कमी कर ही सकती है। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, आरंभ करने के लिए तो पैसा और खर्च होगा, यानी कि दूसरा वाला गलत है। दूसरा गलत होते ही हम क्या 50-50 पे पहुँच चुके हैं। सब्सिडी को युक्तिकरण करना मतलब कि संभालना, तो यानी कि तीसरा भी हमारा सही है। उद्योग का विस्तार करने के लिए भी रुपये खर्च होगा। निम्नलिखित में से कौन सा से वे सूचक हैं या हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो क्या अल्पपोषण है, शिशु वृद्धि रोधन भी है, शिशु मातृ मृत्यु दर भी है। 1, 2, 3 हमारा 3 के तीनों सही है। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने के लिए पेमेंट बैंक जो है उसका बारे में बताना है। जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों द्वारा सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंक के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा था। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों तो जारी नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल बात है, आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है इकोनॉमी तो आराम से आप आंसर दे पाएंगे। भुगतान बैंक ऋण देने का कार्य नहीं कर सकते, यानी कि ऋण देने का कार्य नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड कैसे जारी करेंगे। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो राजस्व घटाना ठीक है, नवीकरण योजना यानी कि वही वाला आंसर हमारा आ गया फिर से, जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी भी किया था। 1, 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कभी कभी समाचार में आने वाला IFR मसाला बांड जो है के संदर्भ में बताना। तो IFC जो मसाला बांड है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जो इन बांडों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। तो विश्व बैंक की शाखा है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो हमारा होता है IFC। विश्व बैंक की आप लोग जानते होंगे 5 शाखाएँ हैं, उसमें से एक IFC है, उससे पहले कि IDA हो गया, एक हमारा ये कहते हैं कि IMF हो गया, ये सब मतलब कि इसकी शाखाएँ हैं। मतलब IMF इसकी शाखा नहीं होती, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को मिलाकर के कहते हैं जुड़वा बैंक है। और जिसमें वर्ल्ड बैंक होता है उसके अंदर 5 एक तरीके से बैंक होती हैं। एक तो हमारा क्या IFC हो गया, एक IDA हो गया, और एक होता है हमारा मिगा करके होता है, एक ICSD करके होता है। इस प्रकार से मतलब कि 5 बैंकें होती हैं। अगला बोला है यह रुपये की अंकित मूल्य वाले बॉन्डों हैं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ऋण वित्तीयन के लिए स्रोत हैं। तो IFC जो मसाला बांड होते हैं सार्वजनिक और ऋणी वित्तीयन के लिए स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स देख रहे होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछती है। आपने बस ये भी पढ़ा हो कि किसके बारे में, तो आप आराम से बता पाएंगे। क्या WTO जो है उसमें कुछ एक तरीके से अपवाद हैं, उसे हम ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और क्या कहते हैं, ब्लू बॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पे विचार करना है, किनको भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया गया है। पूंजी बजट क्या मतलब होता है, ऐसा खर्च जिससे क्या कुछ पूंजी निर्माण हो, उसे हम पूंजीगत बजट कहते हैं। सड़क, इमारत, मशीन आदि जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना और व्यय करना, बिल्कुल सही बात है, होगा। विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त करना, ये भी हमारा पूंजीगत बजट है, क्योंकि इससे अगर ऋण हमारा बढ़ रहा है तो यानी कि पूंजीगत बजट में ही माना जाएगा। राज्यों और संघ राज्यों के अनुदान, ऋण अग्रिम, ये भी हमारा पूंजीगत बजट में आता है। अगला क्या, हाल ही में IMF के SDR बास्केट में नई मुद्रा को जोड़ा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि SDR में 5 मुद्रा हैं, जिसमें क्या एक तरीके से ब्रिटेन की है, अमेरिका की है,
जापान की है और चीन की है, और इसमें क्या चीन की शामिल की गई थी, तो कौन सी शामिल की गई थी, रेमनबी जो है वो शामिल की गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला पद इम्पोर्ट कवर के बारे में सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इम्पोर्ट कवर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो देख के आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये किसी देश के आयात मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को दर्शाता है, ऐसा भी नहीं है। ये दो देशों के बीच आयात निर्यात को दर्शाता है, जो तुम्हारा भुगतान संतुलन हो जाएगा। ये उन महीनों की संख्या को बताता है जिन महीनों के आयात का भुगतान देश की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है, उसे हम इम्पोर्ट कवर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 13 महीनों का मतलब कि बाहरी विदेशों से माल खरीदने के लिए आपके पास FDI इतना है कि आप 12 महीने 13 महीने तक जो कहते हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम इंपोर्ट कवर कहेंगे। 2 महीनों के लिए कर सकते हैं तो उसे 2 महीनों का इंपोर्ट कवर कहेंगे। तो आज का क्वेश्चन हम लोगों का यहीं तक रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको अगर आगे के वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या है इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आगे भी वीडियो आते रहेंगे। बाकी आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।